हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है उत्तर वैदिक काल। इससे पहले फ्रेंड्स हम लोग पूर्व वैदिक काल और वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत जो इसका काल निश्चित किया गया है वो है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व माना गया है। इस तरह हम लोग इसके उत्तर वैदिक काल को पढ़ने के लिए सबसे पहले इसके राजनीतिक जीवन, फिर सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग राजनीतिक जीवन के बारे में देखते हैं। राजनीतिक जीवन के बारे में ये कहा जाता है कि उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया है। इसके पीछे का मूल कारण ये माना गया है कि लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहे का ज्ञान हुआ था। लोगों को लोहे का साक्ष्य भारत में मिला था और इसके जब लोहे का साक्ष्य मिला, लोहे की प्राप्त हुई, तो इससे क्या हुआ कि कृषि उपकरण और युद्ध सामग्री का सामान बनने लगे और इससे आर्यों को काफ़ी सुविधा मिलने लगी। आर्य जो थे वो घुमक्कड़ जीवन का परित्याग कर दिए और अस्थायी रूप से रहने और बसने लगे थे, क्योंकि उनको कृषि का ज्ञान हो गया था। पहले वो पशुपालन को देखते थे, लेकिन अब वो कृषि के बारे में भी उनको जानकारी प्राप्त हो गई थी और इस प्रकार कृषि करने के लिए वो रहने और बसने लगे थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि जब इसके उत्तर वैदिक काल में आपको कुल कुछ जनपद के बारे में भी चर्चा मिलती है। जनपद के तौर पर ये देखा गया कि कुरु, पंचाल, काशी, मगध और अंग, ये महत्वपूर्ण जनपद भारत में मिली है। तत्पश्चात हम देखते हैं कि राजा का जो पद था वंशानुगत होने लगा और राजा का पद, राजा जो था वो पद जो था राजा का वो महत्वपूर्ण होने लगा। इस समय राजा के बारे में ये देखा गया है कि राजा जो है अपना राजाभिषेक भी करवाने लगे थे और इसका प्रमाण हमें ऐतरेय ब्राह्मण और अथर्ववेद से प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस समय ये भी देखा गया है फ्रेंड्स कि इसके जो राजा जो होता था वो महत्वपूर्ण यज्ञ के माध्यम से अपना राजाभिषेक, साम्राज्य का विस्तार और प्रजातंत्र के बीच भी अपने विस्तार को स्थापित करने लगा। जैसे कि सबसे पहला हम लोग देखते हैं राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ के बारे में देखते हैं कि राजसूय यज्ञ जो होता था वो राजा के राज अभिषेक के अवसर पे करवाया जाता था। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो देखते हैं वो है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ के बारे में ये कहा गया है कि जब राजा अश्वमेध यज्ञ करते थे तो उसमें घोड़ा को छोड़ा जाता था। घोड़ा जहाँ तक जाता था वहाँ तक राजा का राज्य विस्तार होता था, उसके साम्राज्य का विस्तार होता था, उसके शक्ति में बढ़ोतरी होती थी। और यदि उस घोड़ा को किसी राजा ने पकड़ने की अगर कोशिश की तो उसे भयानक युद्ध करना पड़ता था। तो इस प्रकार हम लोग अश्वमेध यज्ञ के बारे में देखें। आगे जो एक यज्ञ है वो वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ के माध्यम से ये देखा गया कि राजा जो है वो मंत्रियों के बीच में अपना प्रभाव बनाने लगे थे। कुल मिला के कहने का ये मतलब है फ्रेंड्स कि जहाँ एक और ऋग वैदिक काल में
राजा का पद उतना महत्वपूर्ण नहीं था, वहीं दूसरी ओर उत्तर वैदिक काल में आकर राजा का पद बहुत महत्वपूर्ण होने लगा था। राजा अपना वर्चस्व जमाने लगे थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग जो देखते हैं, इस समय जो राजा थे वो महत्वपूर्ण उपाधि भी धारण करने लगे थे, जैसे सम्राट, एकराट, वैराट और महाराज। ये सब राजा उपाधि धारण करने लगे थे। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी जो उपाधि होती थी उसे एकराट को माना गया है। एकराट सबसे बड़ी उपाधि होती थी राजा के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इस समय न्याय व्यवस्था में भी वृद्धि होने लगी थी। आप देखे थे कि ऋग्वैदिक काल में न्याय व्यवस्था और दंड से संबंधित कोई चर्चा नहीं मिली है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में न्याय व्यवस्था भी लागू होने लगी थी और इसमें मृत्यु दंड का भी साक्ष्य मिलता है। इस प्रकार फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं आगे कि उत्तर वैदिक काल में भूमि का जो प्रधान, वो राजा खुद को भूमि का प्रधान मानने लगा और कर भी जनता के बीच में लगाने लगे। कर जो लगाते थे वो 1/6 भाग होता था। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार जहाँ एक और हम लोग देखे थे कि ऋग्वैदिक काल में विदत, सभा, समिति के बारे में हम लोग जाने थे, लेकिन वहीं उत्तर वैदिक काल आते आते विदत बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी। सभा और समिति अपना वर्चस्व कायम रखी और इस प्रकार अथर्ववेद में ये कहा गया है कि सभा और समिति जो थी वो प्रजापति की 2 पुत्रियां के रूप में कहा गया। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, आप इसको गौर कीजिएगा। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल के समाप्त होते होते पूरे भारत में महाजनपद आरंभ हो चुका था और महाजनपद के तौर पे कुल 16 महाजनपद के बारे में चर्चा मिलती है और इसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, उसके बाद ज्वाल नोपिसद और जैन ग्रंथ में भी इसकी चर्चा मिलती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हम लोग राजनीतिक जीवन के बारे में यहाँ पे देखें। उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन के बारे में हम लोग यहाँ पे देखें। इसके बाद हम लोग सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं। सामाजिक जीवन के तहत ये देखते हैं कि समाज में व्यवस्था कैसी थी, समाज में महिला की क्या व्यवस्था थी, समाज में विवाह के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है, संपूर्ण जीवन काल के बारे में चर्चा किया गया है। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सामाजिक जीवन में भी बहुत बदलाव होने लगा था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में और पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल और पुरुष सूक्त में समाज को 4 भागों में विभक्त बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, समाज को 4 भागों में विभक्त बताया गया है और 4 भाग में पहला जो है वो ब्राह्मण को बताया गया है, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र को बताया गया है। यहाँ पे ये बताया गया है कि ब्राह्मण जो थे वो ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय बाजू से, वैश्य जांघ से और शूद्र का जन्म जो हुआ वो पैर से हुआ है। इस प्रकार बताया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि समाज जो था वो 4 भागों में विभक्त हो चुका था और यहाँ पे महिला की स्थिति, समाज में जो महिला की स्थिति थी उत्तर वैदिक काल
आते आते समाज में महिलाओं की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। वो उतना बेहतर नहीं रह गई जितना कि ऋग्वैदिक काल में था। यहाँ पे महिलाओं को सारे चीज़ से वंचित कर दिया गया, धार्मिक कार्यों में भाग लेने से भी वंचित कर दिया गया। महिलाओं की स्थिति यहाँ पे अच्छी नहीं दर्शाई गई। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार विवाह के बारे में सामाजिक तौर पर देखा गया है कि विवाह यहाँ पे अनुलोम और प्रतिलोम दो प्रकार के विवाह यहाँ पे देखा गया है, अनुलोम और प्रतिलोम। फ्रेंड्स, ये आपके क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। तो आइए देखते हैं कि अनुलोम विवाह जो होता था इसमें उच्च वर्ग के पुरुष और निम्न वर्ग की महिला होती थी, जबकि प्रतिलोम विवाह जो होता था इसमें उच्च वर्ग की महिला और निम्न वर्ग के पुरुष होते थे। इस प्रकार हम लोग अनुलोम और प्रतिलोम को देखें। आगे चल के ये देखा गया कि उत्तर वैदिक काल में विवाह को 8 प्रकार में बांट दिया गया, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखा गया ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह के अंतर्गत ये देखा जाता था कि कन्या पक्ष के जो होते थे, यानी कन्या के जो पिता होते थे, वर को अपने घर बुलाते थे और कन्या का हाथ उनको सौंप देते थे। इस प्रकार से ब्रह्म विवाह देखा गया और इस विवाह को काफ़ी मान्यता भी प्राप्त हुई। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है वो प्रजापति विवाह। उसके बाद गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह जो होता था फ्रेंड्स, ये प्रेम विवाह होता था। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह होता था। उसके बाद पिशाच विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, राक्षस विवाह और असुर विवाह। असुर विवाह के अंतर्गत ये देखा गया कि कन्या को जबरदस्ती उसके घर से उठा के और जबरन उससे शादी कर लेना, विवाह कर लेना असुर विवाह कहलाता था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप 8 प्रकार के विवाह को देखें, जबकि सिर्फ चार प्रकार के विवाह को ही मान्यता प्राप्त हुआ। आगे चल के देखा गया कि 4 प्रकार के विवाह को ही मान्यता प्राप्त हुआ। उत्तर वैदिक काल में आपको विवाह के अलावे 16 संस्कार के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। 16 संस्कार के तौर पे ये देखा जाता है कि गर्भधारण से लेकर और मृत्यु तक 16 संस्कार देखा गया है, जिसमें जन्म, अन्नप्राश, जनेऊ, शादी, बहुत मतलब 16 टाइप का इसमें संस्कार वगैरह आता था। इस प्रकार हम लोग आगे देखते हैं कि संपूर्ण जीवन, ये भी उत्तर वैदिक काल में देखा गया है कि संपूर्ण जीवन काल को व्यवस्थित बनाने के लिए 4 भागों में विभक्त किया गया। पहला जो था वो ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा जो था वो गृहस्थ आश्रम, और तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ, यानी आदमी जब गृहस्थ जीवन व्यतीत कर लेते थे तो वन में चले जाते थे, और वन में जाने के पश्चात चौथा जो था वो था कि वहाँ पे वो संन्यास ले लेते थे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी जानकारी जो हमें मिलती है वो ज्वालोपनिषद से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ दिखाया गया है कि जाति परिवर्तन करना कठिन था और सभी को अलग अलग कार्य दिए गए थे। जहाँ एक और हम लोग ऋग्वैदिक काल में देखें कि वहाँ वर्ण को आसानी से लोग चेंज कर देते थे, वहीं दूसरी ओर उत्तर वैदिक काल में जाति परिवर्तन करना बहुत ही कठिन हो गया था,
क्योंकि जाति परिवर्तन कर उसके अनुसार उनको वैसा कार्य भी सौंप दिया जाता था। इस प्रकार यहाँ पे देखें कि इसमें जो विवाह जो होता था वो अंतर्जातीय नहीं होके ज़्यादातर लोग अपने ही कुल में शादी करना चाहते थे, ये भी यहाँ पे देखा गया है। तो इस तरह से हम लोग सामाजिक जीवन के बारे में पढ़े। आइए अब हम लोग धार्मिक जीवन देखते हैं कि आखिर उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन के तौर पे क्या था। उस समय लोग धर्म में विश्वास करते थे कि नहीं करते थे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि धार्मिक जीवन के तौर पर मूर्ति पूजा का प्रमाण यहाँ भी आपको नहीं मिला है। लोग यहाँ पे प्रकृति की पूजा करते थे, मूर्ति पूजा का कोई प्रमाण नहीं है। प्रकृति की पूजा करते थे और अपने भावना को व्यक्त करने के लिए यज्ञ करते थे, मतलब यज्ञ के माध्यम से वो पूजा करते थे। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको देखा गया कि यहाँ पे कर्म कांड को बढ़ावा मिल गया और पुरोहितों का महत्व बढ़ गया। कर्म कांड को बढ़ावा मिला और पुरोहित का यहाँ पे महत्व बढ़ गया। इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग देखें और पुरोहित का जो महत्व बढ़ा, इसके पीछे मुख्य कारण ये था कि यहाँ पे कई प्रकार के यज्ञ को देखा गया है। सबसे पहला यज्ञ जो हम लोग फ्रेंड्स देखते हैं राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ जो होता था वो राजा के राज अभिषेक के अवसर पे होता था और इसमें इंद्र और वरुण की यज्ञ होती थी। ठीक है फ्रेंड्स, इंद्र और वरुण की यज्ञ होती थी और ये 1 वर्ष तक चलता था। और इसमें ब्राह्मणों को जो दान दिया जाता था वो 2,40,000 गाय ब्राह्मण को दान दिया जाता था। तो इस प्रकार यहाँ पे देखा गया कि पुरोहितों का महत्व बढ़ गया। दूसरा जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अश्वमेध यज्ञ के बारे में हम लोग देखते हैं। अश्वमेध यज्ञ के बारे में मैं आपको बताई भी और फिर से बता रही हूँ कि शक्ति व क्षेत्र का विस्तार करना था और इसमें घोड़ा छोड़ा जाता था। कहने का ये मतलब है कि घोड़ा छोड़ दिया जाता था और घोड़ा के माध्यम से घोड़ा जहाँ तक जाता था वहाँ तक राजा के क्षेत्र का विस्तार हो जाता था, उसके शक्ति का विस्तार होता था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं वाजपेयी यज्ञ। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन के तौर पे वाजपेयी यज्ञ की चर्चा मिलती है और इसमें रथ का दौड़ होता था और रथ के दौड़ में राजा का जो रथ होता था वो सबसे आगे निकलता था। इसके बाद हम लोग हिरण्यगर्भ यज्ञ के बारे में देखते हैं। हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाने का जो मुख्य कारण था उस संतान की प्राप्ति थी। इसके बाद हम लोग सोम यज्ञ के बारे में देखते हैं। पुरुष मेघ यज्ञ, अग्नि स्टोम यज्ञ, दर्श या पूर्णमास यज्ञ, पंच पशु यज्ञ और यहाँ पे इस तरह से इतने यज्ञ के बारे में देखें। जो महत्वपूर्ण यज्ञ है आपका, जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, वो है आपका राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। यहाँ से आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से देखें, यहाँ ये भी देखा गया कि धार्मिक क्षेत्र में काफ़ी जटिलता एवं कर्मकांड का विकास होने लगा था। यहाँ पे जो प्रमुख बदलाव आप देखें कि कर्मकांड का विकास धार्मिक जटिल होते गया और इसमें पुरोहित वर्ग का अधिक महत्व बढ़ने लगा। इस तरह आप देखें उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन के बारे में। आइए अब इसके आर्थिक जीवन पे प्रकाश डालते हैं कि आखिर उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन क्या था। वहाँ उत्तर वैदिक काल में जो लोग थे, आर्य थे, उनके
आर्थिक से क्या संबंधित है, मतलब उसका अर्थव्यवस्था का क्या माध्यम होता था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग देखें, पिछले जो हम लोग ऋग्वैदिक काल में देखें कि वहाँ पे गाय को सबसे महत्वपूर्ण माना गया था, जबकि उत्तर वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो कृषि को माना गया। अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो कृषि को माना गया, और इसके पीछे का जो मूल कारण बताया जाता है लोहे की खोज। 1000 ईसा पूर्व में लगभग भारत में लोहे की खोज हो चुकी थी, और उसके माध्यम से विभिन्न उपकरण का निर्माण होने लगा, युद्ध सामग्री का निर्माण होने लगा, और कृषि कार्य भी संपन्न होने लगे। कृषि कार्य जब संपन्न होने लगे तो आर्य जो थे, जो घुमक्कड़ जीवन को त्याग कर अस्थायी रूप से रहना और बसना प्रारंभ कर दिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, जो क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि भारत में आपका कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य अतिरंजी खेरा से प्राप्त हुआ है। भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य आपको कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो अतिरंज खेरा से प्राप्त हुआ है, और ये आपका यूपी में है आपका। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि आपको कृषि कार्य से जो संबंधित कुछ बातों को देखते हैं उत्तर वैदिक काल में, वो आपकी चर्चा शतपथ ब्राह्मण से मिली है, शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ देखते हैं शब्द के बारे में कि इसमें कृष्णतः, जो कृष्णतः शब्द होता था वो खेत जुताई से संबंधित था। उसके बाद हम लोग देखते हैं वपनतः यानी कि बीज बोना, खेतों में बीज बोना, खेत जुताई फिर बीज बोना। उसके बाद देखते हैं लूनतः जो था वो फसल को काटना, और मर्णतः ये फसल को तैयार करना। इस प्रकार से हम लोग कृषि कार्य से संबंधित कुछ शब्द को यहाँ पे देखें, जो उत्तर वैदिक काल में काफ़ी महत्वपूर्ण देखा गया है। आगे जो हम लोग देखते हैं, जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि चावल और जंगली गन्ना आपको हस्तिनापुर से मिला है। इस प्रकार आपको अतिरंज खेरा यानी कि अतिरंज खेरा यूपी से चावल, गेहूं और जौ का साक्ष्य मिला है। ये आपको क्वेश्चन भी पूछा गया है। उत्तर वैदिक काल में वर्षा का 2 प्रकार बताया गया है, जिसमें पहला जो था अतिवृष्टि कहने का मतलब होता था कि अधिक वर्षा, और दूसरा जो होता था अनावृष्टि कहने का मतलब हुआ कम वर्षा। इस प्रकार से हम लोग आर्थिक तौर पे मृद भांड के बारे में भी उत्तर वैदिक काल में चर्चा मिलती है, मतलब उद्योग के माध्यम से भी अर्थव्यवस्था की पूर्ति की जा सकती थी। तो मृद भांड जो था वो लाल मृद भांड और चित्रित घूसर मृद भांड को यहाँ पे बताया गया है। फ्रेंड्स, लाल मृद भांड जो था वो आम जनता के उपयोग करने के लिए बनाया गया था, जबकि चित्रित घूसर मृद भांड जो था वो उच्च वर्गों के लिए बनाया गया था। इस प्रकार हम लोग कुछ प्रमुख वर्ड को देखते हैं फ्रेंड्स, जो प्रमुख शब्द है, जैसे कि लोहा को उत्तर वैदिक काल में श्याम और कृष्ण अयस्क के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि लोहा को श्याम और कृष्ण अयस्क के बारे में जाना जाता है। इस समय जो आपका व्यापार देखा गया है, उत्तर वैदिक काल में आपका जो व्यापार देखा गया है वो आंतरिक तौर पे भी होता था और विदेशी तौर पे होता था।
कहने का मतलब आंतरिक तौर और विदेशों से भी उस समय व्यापार किया जाता था। उस समय जो देखा गया है फ्रेंड्स कि कोई मानक सिक्कों का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। कोई भी माने ये नहीं है कि व्यापार करने के लिए सिक्कों का माध्यम बनाया गया, नहीं, वहाँ पे मानक सिक्कों का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। अभी तक आप देख सकते हैं कि वस्तु विनिमय, अभी तक आपको वस्तु विनिमय प्रणाली को ही देखा गया है। उत्तर वैदिक काल तक वस्तु विनिमय प्रणाली को ही देखा गया है और इस समय आपको तौलने और मापने के लिए बाट बटखरे का प्रयोग आरंभ हो चुका था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग जो देखते हैं कि जब बाट बटखरा तौलने मापने का प्रयोग होने लगा, उसके बाद यहाँ पे व्यापार होने लगा, तो इस प्रकार व्यापार के कारण बड़े बड़े नगरों का निर्माण होने लगा, बड़े बड़े नगरों का विकास होने लगा। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ एक ओर भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, नगरी सभ्यता हुआ करती थी, वहीं दूसरी ओर वैदिक सभ्यता जो आपका पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल कह लीजिए, वो आपका ग्रामीण में परिवर्तित हो गई थी। और इस प्रकार जब हम लोग उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो फिर से यहाँ पे नगरीकरण का विकास देखा जाता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस प्रकार हम लोग उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त की है। इससे हमें पता चला कि किस तरह से वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था और वैदिक युग में जो आर्य मध्य एशिया से आए थे और भारत में आके अपना विस्तार किए थे, साम्राज्य का विस्तार किए थे, उनके बारे में ये कहा जाता है कि सबसे पहले तो वो घुमक्कड़ जीवन को व्यतीत करते थे, लेकिन जैसे ही 1000 ईसा पूर्व में लोहे का साक्ष्य, लोहे का प्रमाण भारत में प्राप्त होता है, उसी के दौर से उन्होंने घुमक्कड़ जीवन को परित्याग करके और स्थिर जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया था। और यहीं से आपका फिर कृषि का भी, यहीं से आपका उत्तर वैदिक काल में कृषि का प्रमाण प्राप्त होने लगा था। और कृषि के तौर पे जो आपका निश्चित तौर पे एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन बनता है वो चावल, गेहूं, जो अतरंजी खेरा के बारे में बनता है। मैं आपको यहाँ पे पॉइंट कर देती हूँ। कभी कभी अतिवृष्टि और अनावृष्टि के बारे में भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि लोहा को उत्तर वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, तो श्याम और कृष्ण अयस्क के बारे में जाना जाता था। उत्तर वैदिक काल में मृदभांड के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो उस समय लाल मृदभांड और चित्रित घूसर मृदभांड जो प्रमुख थे उसके बारे में चर्चा होती है। और इस समय तक, अभी तक वस्तु विनिमय प्रणाली ही हुआ करती थी। तो इस तरह से फ्रेंड हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़े और आज इस वीडियो के साथ वैदिक सभ्यता आपका कंप्लीट हो गया है। इस आप लोग यदि पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो का लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। जब आप पूरे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों वीडियो को जब आप देखेंगे तो वैदिक सभ्यता को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और क्वेश्चन भी अधिकांशतः आपका सॉल्व हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए और खुश रहिए। जय हिंद।